तो आज एक्सरसाइज 4.2 में तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट दे रखा है आपको 2 4 6 6 2 0 4 8 1, ये डिटरमिनेंट्स दिया है। ठीक, मैं अगर इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू को फाइंड करूं, इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू को फाइंड करूं तो ये फर्स्ट 2, इसका इससे गुणा करेंगे 2, इसका इससे करेंगे 0, माइनस का 6, इसे खत्म कर देंगे, इसका इससे करेंगे 4, माइनस 8 6 48, और प्लस का 4, इसका इससे करेंगे 4, सॉरी इसका इससे करेंगे 0, और इसका इससे करेंगे चिदूनी 12। यहाँ 2 बचेगा, माइनस का 6, 48 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 44 बचेगा, प्लस का 4 और माइनस का 12, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 6 चौकू 24 बचे 2, 6 चौकू 24 और 2 26, और 12 चौक 48, ये हो गया 268, माइनस का 48, 8 में से 8 गया 0, 26 में से 4 गया 22। यानी कि एक मैट्रिक्स मैंने लिखा और उसका डिटरमिनेंट मैंने फाइंड किया। याद इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए। अब मान लीजिए मैंने इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया है और एक नया मैट्रिक्स बनाया A1, तो फर्स्ट हर एक रो को स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर दीजिए। 2, इसका इससे करेंगे 2, सॉरी 2 एकम 2, इसका इससे करेंगे 0, माइनस का 4, इसका इससे करेंगे 6 एकम 6, इसका इससे करेंगे 0, प्लस का 6, और इसका इससे करेंगे 8 6 48, माइनस 4 दूनी 8। यहाँ 2 गुणे 2 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, 6 बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, और यहाँ 40 बचेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 चौकू 24, और 6 चौकू 24, 240। ठीक है, 240 यहां बचेगा, 240 और 4, 4 में से 4 गया 0, 24 में से 2 घटा दो 220। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ A1। इससे एक प्रॉपर्टी क्लैरिफाई हो रही है कि अगर एक डिटरमिनेंट हमें दिया है, उसके डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू, और अगर हम उसके सारी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें, तो उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो बराबर रहती है। वो कैसी रहती है? बराबर। ये एग्जाम्पल जो मैंने बताया है वो यही बता रहा है कि यदि एक डिटरमिनेंट दिया हो और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तथा उस डिटरमिनेंट्स की अगर सारी पंक्तियों को स्तंभ में या सारे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो उनका जो डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल रहता है। ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। यानी कि किसी भी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड कर रही है। ये क्या कह रही है? याद है, सारणिक की पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है। यानी कि सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज। यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू और उससे पहले वाले डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल रहती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ सेटिस्फाइड कर दिया है। इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा और ये याद रखिएगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है। ठीक।
सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमें बताती है कि यदि सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ, यानी कि या तो दो रो या दो कॉलम को आपस में बदल देते हैं, यानी या तो फर्स्ट कॉलम की जगह पे सेकंड को, सेकंड की जगह पे फर्स्ट को, फर्स्ट रो की जगह पे सेकंड रो को, सेकंड रो की जगह पे फर्स्ट को अगर हम चेंज कर दें तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है केवल, यानी सिंबल जो है अगर वो बदल जाता है। कैसे, जरा देखिएगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, तो डिटरमिनेंट दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 6 1 -3 0 5 और 5 4 -7। ठीक है, पहले मैं इसका वैल्यू फाइंड कर लेता हूं कि इसका वैल्यू कितना है। तो 2, जैसे ही मैंने इसका वैल्यू फाइंड किया, इसका इससे करूंगा 0, 5 चौक 20, माइनस आता है, ये माइनस का पहले से 3 और प्लस का हो गया, इसका इससे करेंगे 7 6 42, माइनस इसका इससे करेंगे 4, प्लस का 5 आएगा, इसका इससे करेंगे 5 6 30, -0, 2 गुणा माइनस का 20, 3 गुणा 42 और 4 46, प्लस का 5 गुणा 30, 20, ये हो गया माइनस का 40, माइनस 6 3 18, 3 चौक 12 और 1 13 और 5 3 15, 150। जैसे इसे सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे, 8 और 4 और 3 7, प्लस का 150, यानी कितना आएगा, माइनस का 8, 17 में से 15 गया तो 2, 28 बच रहा है। अब क्या करते हैं, अब मैं आपको चेंज करके बताता हूं, यानी कि R1 को इंटरचेंज कर दिया है मैंने R2 से, यानी या तो पंक्ति को बदल दीजिए या स्तंभ को बदल दीजिए। तो मैंने पंक्तियों को बदल दिया, R1 को चेंज कर दिया है R2 से और एक नया डिटरमिनेंट बनाया है A1। ये आ जाएगा 6 0 4 2 -3 5 1 5 -7। ठीक, अब मैं इसका वैल्यू फाइंड करता हूं। तो A1 अगर हम फाइंड करेंगे तो 6, इसका इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 21, माइनस 5 25, ठीक, माइनस का 0, इसका इससे करेंगे 7 दूनी 14, माइनस 5 1 5, प्लस का 4, इसका इससे करेंगे 5 दूनी 10, माइनस 3 1 3, माइनस का प्लस हो गया, तो 6 21 में से यहां माइनस का 4 बचेगा, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, प्लस का 4 और ये हो जाएगा 13, यहां 6 चौक 24, माइनस का, और जब 13 का गुणा इससे करेंगे 52, माइनस करेंगे 12, 12 में से 4 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2। देखिए जरा, ये नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की दो रो को या दो कॉलम को चेंज कर देंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर उसका पहले वैल्यू माइनस का आ रहा है तो प्लस का आएगा, अगर पहले प्लस का आ रहा है तो बाद में माइनस का आएगा। ये याद रखेंगे कि किसी भी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ को अगर हम आपस में बदल दें तो सारणी के मान में केवल चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। ये हमें सेकंड प्रॉपर्टी बता रही है और ये मैंने यहां पर आपको फाइंड भी कर दिया, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू माइनस का डिटरमिनेंट्स ऑफ A1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। जरा देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को, उसको नोट कर लीजिए। ये थर्ड प्रॉपर्टी है जो कह रही है यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ, यानी कि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होने पर उस सारणिक का मान कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी अगर किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हैं तो उस सारणिक की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो शून्य हो जाती है। जैसे मैं लिख रहा हूं A इक्वल्स टू 2 4 6 1 2 3 2 4 6। यहां आपने देखा कि 2 4 6 ये पहला कॉलम है और 2 4 6 सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है। ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 6। तो इसका मतलब है इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, शून्य। यहाँ लिख सकते हैं
सारणिक के दो स्तंभ C1 व C3 समान है, इसलिए इस सारणिक का मान शून्य होगा। या एक और, ये तो स्तंभ के लिए हो गया। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है बी, ठीक, डिटरमिनेंट्स है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 2 1 1 2 3। यहां पे भी आप देखेंगे कि रो समान है, यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्वल है, तो इसका जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू है वो भी शून्य होगा। यानी कि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभों के मान समान होने पर सारणिक का मान अपने आप में ही कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक, ये हमें थर्ड प्रॉपर्टी बताती है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। इसमें स्तंभ को रखा है समान, उसमें पंक्ति को रखा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी में यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो भी उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है। जैसे एग्जांपल में लिख रहा हूं, ये दिया है 0 0 0 2 4 6 8 0 8 1 2। इसकी एक कॉलम की सारी वैल्यू शून्य है, तो हम अगर मैं इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करूं तो क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक, ऐसे ही एक और मैंने लिखा है, ये रो के लिए है 2 4 6 0 0 0 1 2 3। यहां पे भी एक रो शून्य है, तो इसका भी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो कैसा हो जाएगा, 0। यानी किसी भी सारणिक की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 कब होती है, दो कंडीशन में, या तो दो रो या दो पंक्ति समान हो, या उसके किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ की जो सारी वैल्यूज हैं वो शून्य हो, तब उस डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाता है। ये हमें फोर्थ प्रॉपर्टी बताती है। तो इस तरह से मैंने इस फोर्थ प्रॉपर्टी को ड्राइव किया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है। अगर इस प्रकार का एक मैट्रिक्स हमें दे रखा हो A इक्वल्स टू एडिशन के रूप में हो, जोड़ के रूप में, एडिशन के रूप में ये दे रखा है, फर्स्ट रो में कुछ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस डिटरमिनेंट्स को इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा कहीं दिया हो तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। उसको दो पार्ट्स में आप ब्रेक कर दीजिए, A1 C1 D1, A2 C2 D2, A3 C3 D3 प्लस B1 C1 D1, B2 C2 D2 और B3 C3 D3। इस तरह से हम उसको ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट रो में कुछ एडिशन है तो उस एडिशंस को इस तरह से हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, और इसको ब्रेक करके इन दो पार्ट्स में। याद रखना, इसको ऐसे लिखने का मतलब है इसकी दो रो जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तभी ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह इसको अगर इसको बनाना है तो ये तभी बनेगा जब ये दो रो इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है आप यहाँ पर दो रो अलग अलग आप लिख करके, अरे सर ने तुम्हें ऐसे बताया इसको लिख देना, ये तभी लिखा जाएगा जब ये दो रो इक्वल होंगी। देखो दोनों में इक्वल है ना, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है, किसी में भी अगर रो में या कॉलम में उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो उसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें 5 बताती है कि एडिशन प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक करके। अब इसके बाद में एक 6 प्रॉपर्टी और बची है, उसे और देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। जरा छठी प्रॉपर्टी में फिर बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है, यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अगर हम किसी अचर राशि से गुणा कर दें तो सारणिक के मान में भी उसका गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डिटरमिनेंट्स। ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स है और इसको मैंने ये ऐसे लिखा है, मैं लिख रहा हूं R1 में गुणा करते हैं कितने का, K का। यानी कि पहली पंक्ति में अगर हम K का गुणा कर दें, ठीक, तो जो नया डिटरमिनेंट्स बनेगा किसकी जगह पे, R1 की जगह पे, जब नया डिटरमिनेंट्स बनेगा उसको मैंने A मान लिया। इसको कैसे लिखेंगे, K A1 K A2 K A3। जैसा है वैसा ही
तो उस सारणिक के मान में भी उसी से गुणा हो जाता है। यानी कि इसका जो अगर डिटरमिनेंट हम निकालें, यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा, वो a होगा। इसका अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करें तो a होगा। और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a1 इक्वल्स टू, इसमें से k कॉमन ले सकते हैं हम, और यहां बचेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a1 k और डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि उस सारणिक के मान, अगर मैं इस सारणिक के मान में k का गुणा कर दूं तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमें 6 प्रॉपर्टी बताती है। ठीक, इस तरह से हम इस 6 प्रॉपर्टी को नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे जरा एक प्रॉपर्टी और है, उसे आप देख लीजिए 7th को। 7वीं प्रॉपर्टी में जो बता रहा हूं, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है 4 6 2 1। मैं इसका अगर डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करूं तो 4 एकम 4 6 दूनी 12, माइनस का 8 आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, यानी कि इसकी फर्स्ट रो की जगह पे कुछ जोड़ दूं, कुछ गुणा करके r1 + 2r2 ऐसा कुछ भी जोड़ दूं, घटा दूं, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, जो नया डिटरमिनेंट बनेगा, उसको मैंने a1 मान लिया है। कैसे लिखेंगे, r1 को जोड़ना है इसका 2 का गुणा करके। ठीक है, 6 दूनी 12 और 4 16, 2 और 2 4, और नीचे जैसा है वैसा ही इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड कर दीजिए। a1 है तो 16 एकम 16, और इसका करेंगे कितना, 6 चौकू 24, 16 में से 24 गए -8। यानी कि अगर हम किसी सारणिक की रो में या उसमें जोड़ करके कुछ भी वैल्यू लिख दें तो उसका जो मान है वो हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। यानी कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। इस तरह से ये 7 प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट्स की। आप इन 7 प्रॉपर्टीज को एनसीईआरटी में से पढ़ लीजिएगा, और एक बार इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको एक बार स्टडी करिएगा। उसके बाद में एक्सरसाइज के बारे में बात होगी, और इन प्रॉपर्टीज को ब्रेन में रखिएगा, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं के बिना होगी नहीं। तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और जरा एक्सरसाइज में बात करते हैं कि क्या कह रही है एक्सरसाइज। तो जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कह रहा है। एक डिटरमिनेंट दिया है x y z a b c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, ये 0 प्रूफ करना। तो LHS को लेकर के चलते हैं। दिया है x y z a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c। इस मैट्रिक्स में 0 प्रूफ कर, डिटरमिनेंट्स में 0 प्रूफ करना है, और आपको ये याद रखना है कि इस डिटरमिनेंट्स में 0 तो ही कंडीशन में आता है। पहला, या तो कोई भी किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव शून्य हो, पहली बात, या दोनों पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो, तब उस मैट्रिक्स की वैल्यू शून्य होती है। तो इसमें ना तो अवयव शून्य है, समान की बात है, समान नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं समान। तो जरा देखिएगा कैसे। तो इसको करने के 2 प्रोसेस हैं। एक तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और लास्ट में सब काट पीट करते हैं 0 आ जाए, एक तो वो प्रोसेस है। एक प्रॉपर्टी का यूज है, तो मैं जरा कुछ बता रहा हूं आपको, वो जरा ध्यान से देखिएगा। यानी कि C1 प्लस C2 को मैं जोड़ दूं और C1 की जगह पे अप्लाई कर दूं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, ऐसे लिखिए, C1 की जगह पे C1 प्लस C2 को ऐड कर दीजिए, और किसकी जगह पर रख दीजिए, C1 की जगह पे। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, C1 प्लस 2, ये C1 ये C2 ये C3, ये R1 ये R2 ये R3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस a, इन दोनों को जोड़ देंगे y प्लस b और z प्लस c, ये जैसा है वैसा ही, और x प्लस a
y प्लस बी z प्लस। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसमें ये वाला स्तंभ और ये वाला स्तंभ कैसा है, समान है। तो यहां लिखेंगे प्राप्त हुए सारणिक में C1 व C3 समान है, यानी कि C1 इक्वल है C3 के, इसलिए सारणिक का मान कैसा है, शून्य। यही हमें प्रूफ करना था। तो सिंपल तरीका है इसको करने का, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी और सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। एक और मैं लगा देता हूं, छोटा सा है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां दिया है ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसमें भी आपको इसका मान शून्य ना, वही है एलएचएस को लेकर के चलिए। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। मैंने यहां लगा दिया है C1 की जगह पे सबको जोड़ दे रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं आपको एक बार यहाँ रफ में जरा जोड़ करके बता रहा हूं। पहले एलिमेंट को, यानी कि a माइनस बी, इसको इसमें प्लस b माइनस सी, इसको इसमें c माइनस ए। आप क्या देखेंगे, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा और a से a कट जाएगा। फर्स्ट कॉलम की जगह पे क्या बचेगा, शून्य। तो इसको डायरेक्टली मैं लिखूंगा, मैंने आपको एक बार सॉल्व करके यहाँ बता दिया है। यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो इस मैट्रिक्स में आपको पता है एक स्तंभ शून्य हो गया है, और मैं उस डिटरमिनेंट में एक स्तंभ शून्य, और मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि यदि किसी सारणिक में एक स्तंभ या एक पंक्ति शून्य हो जाती है तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। यहां लिखेंगे C1 स्तंभ के सभी अवयव कैसे हैं, शून्य हैं। इसलिए, यानी कि इसलिए जो सारणिक का मान है b कैसा होगा, शून्य होगा। यानी कि 0 0 0, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, ये कैसा हो जाएगा, शून्य। ये मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ लगा दिए हैं, सरल है, आसानी से आप कर सकते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सिंपल तरीका है। और जरा इसको आगे देखते हैं, एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें भी इसको फाइंड करना है कि ये कितना है। इसके लिए आप एक काम करिएगा, इस तरह से ये दे रखा है, तो आप ये देखिए यहाँ पर या तो इस मैट्रिक्स के कोई भी 2 कॉलम को इक्वल कर दीजिए या किसी एक स्तंभ को शून्य कर दीजिए। तो इसके लिए मैं तरीका लिख रहा हूं, आप समझिएगा कि कैसे इसको करना है। या तो आप डायरेक्ट करिए और इसको गुणा से इसका वैल्यू निकाल दीजिए, या एक ये दूसरा प्रोसेस है कि हम इसको कर सकते हैं, इक्वल में 0 प्रूफ करना है तो LHS लेकर के चलते हैं। यानी कि 2 3 5 7 8 9 65 75 86। मैंने इसको ऐसे लिखा है, C3 की जगह पे मैं चेंज करूंगा, C3 में से 9C2 माइनस करूंगा। 9 का गुणा करके इसको वैल्यू को मुझे माइनस करनी है, और C3 चेंज होगा। क्या चेंज होगा, C3। तो पहले तो पहला वाला कॉलम जैसा है वैसा ही, क्योंकि चेंजिंग C3 में है। दूसरा वाला जैसा है वैसा ही, क्योंकि चेंजिंग C3 में है। अब C3 कितना है आपका, 65। तो इसमें गुणा कर दीजिए कितने से, 9C2, 9 से, 9 7 63। क्या बचेंगे, यहाँ बचेंगे 2। ये 75 मैंने यहाँ लिखा, 9 8 72। क्या बचेंगे यहाँ 3। यहाँ लिखा 86,
9 में 81, क्या बचेंगे यहाँ 5, तो यानी कि यहाँ 2 3 5। आपने देखा कि 2 स्तंभ इक्वल हो गए, यानी कि C1 इक्वल हो गया कैसे C3 के। अतः जो मैट्रिक्स है वो सॉरी जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना है। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको रफली निकाल दीजिएगा और इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 4th को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद 3rd को, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4th को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4th है, सारणिक दे रखा है, इसको भी 0 प्रूफ करना है। तो आप एक काम करिएगा, इसको 0 प्रूफ करने का मैंने आपको बताया था 2 प्रोसेस है, या तो डायरेक्ट गुणा करिए और लास्ट में सबको काट पीट दीजिए, या किसी 2 रो या 2 पंक्ति को इक्वल प्रूफ कर दीजिए, या किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों को 0 कर दीजिए। 3 तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका यहाँ बताता हूं कि आप एक काम करिए, C2 की जगह पे C2 प्लस C3 को ऐड कर दीजिए और C2 को चेंज करिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ जोड़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, एक BC प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे AB प्लस AC, यानी कि जुड़ करके क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये बनेगा। अगर इसको एक ऑर्डर में लगा दें AB प्लस BC प्लस CA, हर एक में यही बनेगा तीनों में। तो इसको मैं यहां लिखे दे रहा हूं 1 1 1, C2 को चेंज कर रहे हैं AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। ये जैसा है जैसा वैसा ही ठीक है। मैंने आपको बताया था किसी भी सारणिक में से अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें से ये कॉमन आ रहा है, तो AB BC प्लस CA मैंने कॉमन निकाल लिया। क्या बचेगा इसमें 1 1 1 1 1 1 और A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ देखेंगे आप C1 बराबर है C2 के, तो इसका मतलब है AB प्लस BC प्लस CA, इस सारणी का वैल्यू कितना हो गया 0। जब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो जाते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। इस तरह से इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, सिंपल तरीके हैं। अभी तक कंटिन्यू लगातार 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। देखते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको इससे इक्वल में हमें प्रूफ करना है। तो जरा लेकर के चलते हैं और देखते हैं। तो 2 आपको पता है एडिशन मैट्रिक्स है, सब में जुड़ रहा है। तो आप एक काम करिए कि R1 की जगह पे चेंज कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों रो को आप ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आए उसको कहाँ रखिएगा R1 की। तो देखते हैं ना, मैं आपको एक बार ऐड करके बता देता हूं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यानी कि B प्लस C। यहां मैं आपको पहले दिखा देता हूं कैसे ऐड करना है, यानी कि B प्लस C प्लस ये R1 ये R2 ये R3, इसको इसमें प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B। आप देखेंगे A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C, यानी कि 2A 2B 2C आएगा। ऐसे ही इसमें जब इसको ऐड करेंगे 2P 2Q 2R आएगा, ठीक। ऐसे इसमें 2X 2Y 2Z आएगा, ठीक। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ ऐड करके दिखा दिया है कि ये कैसे आना है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐड करना है। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, यानी कि B प्लस C, चलो मैं एक बार लिखे देता हूँ, एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी, और Q प्लस R प्लस P प्लस Q और Y प्लस Z X प्लस Y, और जो जैसा है वैसा ही, और कहीं चेंजिंग नहीं होगी। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे, ये 2 यहां आ जाएगा, A प्लस B प्लस C बाहर निकाल लिया मैंने एक साथ, यहां आ जाएगा 2 P Q R, यहां आ जाएगा 2 X प्लस Y प्लस Z
ये वैल्यू यहां आ गई। अब आप चाहें तो इसमें से 2 को कॉमन निकालें। यहां बचेगा a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ये आपका 2 को कॉमन लेने के बाद कितना आ रहा है। अब आपको करना क्या है, ये हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब इसमें से आपको पता है यहाँ आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ रहा है p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप एक काम कर दीजिए, R2 को चेंज कर दीजिए। आप इसको R2 में से आप इसको घटा दीजिए। अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा R, C माइनस ए से कट जाएगा C माइनस बी, यहाँ P से P कट जाएगा, यहाँ बचेगा। तो आप R2 में से इसको लिख दीजिए R3 माइनस R1, ठीक। और एक दूसरा ऑपरेशन लगाइएगा, R3 की जगह पे यहां लिख सकते हैं R3 माइनस R1, ये यहां लग चुका है। और यहां कर दीजिए आप R2 माइनस R1 और यहां कर दीजिए R3 माइनस R। ये 2 ऑपरेशंस को आप अप्लाई कर दीजिए जिससे कि हमें कुछ चीजें छोटी हो जाए। तो सबसे पहले R2 और R3 चेंज हो रहा है, यानी फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। तो 2 यहां रखिए और जो पहली वाली कंडीशन है उसको जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। ये मैंने लिख दिया, फर्स्ट नो चेंज। अब R2 में से R1 को माइनस कर दीजिए। R2 क्या है आपके पास, R2 है C प्लस ए। क्या है, C प्लस ए। यहां मैं बता रहा हूं कुछ चीजें। R2 में से इसको माइनस करना है, यानी C प्लस ए में से माइनस करना है माइनस का A प्लस B प्लस C को। तो C प्लस ए माइनस बी माइनस C। तो A से A कट गया, C से ये C कट गया। कितना बचेगा, माइनस का B बचेगा। तो यहां माइनस का B, क्लियर, ठीक है। ऐसा ही इसमें से R प्लस P में से माइनस कर दीजिए इसको। तो R प्लस P, फिर लिख रहा हूं माइनस का P माइनस का Q माइनस का R, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, माइनस का Q बचेगा। फिर Z प्लस X में से आप माइनस कर दीजिए माइनस का X माइनस का Y माइनस का Z, X से X कट गया, Z से Z कट गया, यहां माइनस का Y। ऐसे ही R3 में से, यानी कि अब लास्ट वाली कंडीशन R3 ये है A प्लस बी में से आप माइनस कर दीजिए R1 को, यानी कि माइनस का A माइनस का B माइनस का C। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, माइनस का C। ऐसे ही R3 यानी कि P प्लस Q में से आप माइनस कर दीजिए माइनस P माइनस Q माइनस R, ये कैंसिल हो गया, माइनस का R बचेगा। ऐसे ही X प्लस Y में से आप माइनस कर दीजिए इस ऊपर वाले को, माइनस का X माइनस का Y माइनस का Z, एक्स वाई से XY खत्म, माइनस का Z बचेगा, ठीक। इतना ये यहां आ रहा है, ठीक। अब आपको करना क्या है, यहां बच रहा है माइनस 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 माइनस। अब आप एक काम करिए कि यहां लिख दीजिए ऐसे, इक्वल लगाइए और R1 और उसमें माइनस बाहर लीजिए, यानी कि R2 व R3 से -1 कॉमन लेने पर, जैसे ही आप इसको कॉमन लेंगे, यहां 2, यहां -1, ये सभी प्लस के हो जाएंगे। ये सभी कैसे हो गए, प्लस के हो गए। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। मैं इधर की साइड का पोर्शन मिटा दूंगा और आप ये आराम से पॉज करके, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, उसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं जरा इधर का पोर्शन रब कर रहा हूं, ठीक है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये यहाँ 2 हो जाएगा और यहां बचेगा A प्लस बी प्लस सी, बी सी
P प्लस Q प्लस R, QR, X प्लस Y प्लस Z, Y और Z, इतना है। अब इतना करने के बाद आप एक काम करिए, अब आप इतना करने के बाद माइनस को मैंने खत्म कर दिया है और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, यानी कि R1 की जगह पे ही मुझे चेंज करना है और बुक में लाना था ए पी और क्यू। R1 में से R1 की जगह पे चेंज करना है और R1 माइनस R2 और माइनस R3 को मैं अप्लाई कर रहा हूं, यानी कि R1 में से R2 घटाना है और R3 भी घटाना है और R1 की जगह पे रखना है। ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड, ये जैसा है वैसा ही। आपने देखा बी और से ये खत्म हो जाएगा और इससे बी से ये बी खत्म हो जाएगा और सी से ये सी खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा? ए बचेगा। यहां क्यू से क्यू आर खत्म हो गया, पी बचेगा। यहां वाई जेड से वाई जेड खत्म हो गया, एक्स बचेगा। और यही हमें प्रूफ करना है। इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको अप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों के समझ में आया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। सरल तरीका था और आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में क्या स्थिति है।